नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। मेरा आज का नया वीडियो इजराइल ईरान वॉर पे है। दोस्तों, रात के अंधेरे में हाल ही में इजराइल ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसका नाम है द राइजिंग लायन। और दोस्तों, ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। इजराइल का दावा है कि ये उसके लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है। इस ऑपरेशन की शुरुआत जैसे ही हुई, दुनिया भर में सनसनी मच गई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिएक्शन आया अमेरिका से। अमेरिका ने इस हमले पर तुरंत कहा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सोचिए जरा, अमेरिका जो कि इजराइल का सबसे बड़ा साथी माना जाता है, उसने अपना पल्ला इतनी सफाई से कैसे झाड़ दिया और क्यों झाड़ दिया? आगे क्या होगा और कैसे होगा, इसी पर है आज की पूरी कहानी। इस वीडियो में हम इस पूरे सिनारियो को गहराई से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक साधारण सा ऑपरेशन नहीं है, ये इजराइल का सीधे सीधे ऐलान जंग है। और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि अमेरिका कह रहा है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि यह इजराइल का एक तरफा फैसला था और हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। अब आप खुद सोचिए, क्या इजराइल इतनी बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक बिना अमेरिका को बताए कर सकता है? यह झूठ है, एकदम सफेद झूठ है। आप पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो वो इसलिए कि अगर अमेरिका को वाकई कुछ पता नहीं था तो फिर ऑपरेशन से पहले ईरान के बॉर्डर पर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में अमेरिकन पर्सनल और अमेरिकन एसेट्स क्या कर रहे थे, वो वहां पर क्यों गए थे? अब यह खबर तो आपको पता ही है कि शुक्रवार की सुबह को ईरान पर एक नहीं बल्कि कई एयर स्ट्राइक्स की गई और ये सारी स्ट्राइक्स सीधे सीधे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी। अब इस इंसिडेंट पर जैसे ही दुनिया की नजरें घूमी तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारें सामने आई और उन्होंने कह दिया कि हम इन स्ट्राइक्स को गलत मानते हैं और हम इनकी निंदा करते हैं। अब कोई इनसे पूछे कि भाई, तुम्हारे यहाँ ना हमास ऑपरेट करता है ना हिजबुल्ला ऑपरेट करता है, तुम्हारे देश में इनका खतरा नहीं है, इसलिए तुम्हें ये बयानबाजी तुम्हारे लिए आसान है। यू कंडेम्ड इजराइल बिकॉज यू आर सेफ। लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है? ईरान एक ऐसा देश है जो हमास, हिजबुल्ला और दर्जनों आतंकवादी संगठनों को पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देता है। उसने अपने एक्शन से पूरे मिडिल ईस्ट को अशांत कर रखा है। इजराइल और ईरान की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जरा मिडिल ईस्ट जाना पड़ेगा। अब से कुछ टाइम पहले तक सीरिया में बशर अल असद का राज था, जो रूस और ईरान की मदद से वहां पर काबिज था। इस वजह से वहां ईरान का बहुत बड़ा बेस था जहां उसकी मिलिट्री मौजूद रहती थी। सीरिया इजराइल के पड़ोस में है। ईरान ने वहां हमास, हिजबुल्ला जैसे कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर रखे थे जिन्हें वो सीरिया के रास्ते हथियार और पैसे देता था। लेकिन कुछ महीने पहले, लगभग 14 साल की सिविल वॉर के बाद, टर्की और अमेरिका ने अपने साथियों से मिलकर बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका। कम से कम ये आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका का इसमें हाथ था। बशर अल असद को सीरिया छोड़कर रूस भागना पड़ा। आज का सीरिया अब डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली टर्की के कंट्रोल में है। और इसी वजह से हिजबुल्ला और हमास को जो सप्लाई पहले सीधे ईरान से मिलती थी, वो अब लगभग थम चुकी है। उस इलाके से ईरानी बेस हट चुके हैं और ईरानी पर्सनल वहां से जा चुके हैं। तो सोचिए, ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। हर चीज की एक टाइमिंग है, एक तैयारी है, एक गेम है। और इस ऑपरेशन राइजिंग लायन के पीछे की कहानी भी अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रही है। आज की तारीख में अगर इजराइल हमला करता है तो लोग पूछते हैं कि इजराइल ने अटैक क्यों कर दिया। वो इसलिए क्योंकि पहले हमला इजराइल पर हो रहा है ईरान द्वारा। ईरान बार बार इजराइल पर लगातार हमले करवा रहा है, कभी हमास के जरिए, कभी हिजबुल्ला के जरिए। और अभी तो ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। आप सोचिए उस दिन के बारे में जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे, तब क्या होगा? ये वही ईरान है जिसकी सत्ता मौलवियों के हाथ में है, उसकी सोच कट्टरपंथी है और ये वही सोच है जिसने हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया। दोस्तों, ये ईरान और हमास की सोच कहाँ से आती है? सीधा सीधा जवाब है कि ये सोच मुस्लिम ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट से आती है। मुस्लिम ब्रदरहुड एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है जिसका मकसद है पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना, जो चाहती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुस्लिम ही रहे। अब आप ये सारे डॉट्स जोड़िए और तब आपकी समझ में आएगा कि इजराइल का ये ऑपरेशन क्यों इतना जरूरी है और क्यों ये होना ही था। इजराइल को यह काम मजबूरी में करना पड़ा। नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में साफ कहा कि दिस थ्रेटन्स आर वेरी एग्जिस्टेंस। क्या ये लाइन यूं ही कही गई? क्या उन्हें यह शौक है इस तरह से बोलने का? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि ईरान अब बस कुछ ही कदम दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने से, और उसे अगर आज नहीं रोका गया तो कल देर हो जाएगी। मुझे लगता है कि ईरान में अ रिजीम चेंज इज कमिंग।
यू कैन डिस्ट्रॉय हिजबुल्ला एंड यू कैन डिस्ट्रॉय हुतीज, बट दीज आर जस्ट नेम। ये सब नाम है, आइडियोलॉजी कहां से खत्म होगी? आइडियोलॉजी जिंदा है। आज हमास नहीं होगा तो कुछ और नाम से एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा। कल को हिजबुल्ला को अगर आप खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, तो किसी और नाम से ये ग्रुप तैयार हो जाएगा। आप मारते रहोगे, लेकिन ये आइडियोलॉजी अगर खत्म नहीं होगी तो इस तरह से लगातार ये सारी चीजें आती रहेंगी। अब आप ये मान के चलो कि अगले 6 से 8 महीने में दे आर मेकिंग अ मूव फॉर तेहरान। ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश होगी, यानी कि खामनेई की तख्ता पलट की कोशिश। ईरान के लोग और ईरान की सरकार दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। वहाँ के लोग अभी भी अपनी सरकार से परेशान हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। जिस सरकार में 18 से 19 साल की लड़कियों को इसलिए मार दिया जाता है या टॉर्चर किया जाता है क्योंकि उन्हें हिजाब नहीं पहना, उन्हें इतना पीटा जाता है कि वो कोमा में चली जाती हैं और फिर एक दिन मर जाती हैं। तो ये जो तानाशाही है, इसके खिलाफ वहां पर चीजें उबल रही हैं। भारत में ईरान के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, और साथ ही साथ इंडिया और ईरान के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबको डर है, इसीलिए एक साइलेंस भी है। लेकिन ये सच है कि यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, एटलीस्ट फॉर इसराइल, क्योंकि जिस दिन ये हथियार उनके हाथ में आ गए तब ना सिर्फ इसराइल बल्कि भारत भी खतरे में होगा। अब क्या आपको लगता है कि ईरान की कश्मीर के टेरर ग्रुप से कोई कनेक्टिविटी नहीं है? दोबारा सोचिए, क्या कभी आपने देखा है कि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो कि भारत में 1993 का बम ब्लास्ट गलत था, या 26/11 जो हुआ वो गलत था, या फिर अक्षरधाम पर हमला, पार्लियामेंट अटैक, उरी, पुलवामा, ये सब कुछ गलत था? नहीं, आपने नहीं सुना होगा। ईरानी सरकार लोग क्या कहते हैं? बस क्या कहते हैं? देयर शुड बी पीस, लेट्स अवॉइड वायलेंस। दोस्तों, ये सब दिखावे की बातें हैं, बहुत डिप्लोमेटिक बातें हैं। एक साथ भारत के लिए कभी भी ईरान नहीं खड़ा हुआ है बहुत मजबूत फ्रंट पे। और मैं आज आपको एक बात और बता रहा हूं, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आएगा उस दिन कश्मीर में एक नई तंजीम खड़ी होगी। चलिए आपको बताता हूं कि इजराइल ने इस ऑपरेशन में अब तक क्या क्या और किस किस को निशाना बनाया है। हुसैन सलामी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ। हाँ, वही IRGC जिसे ईरान की सबसे एलीट, सबसे रेडिकलाइज्ड और सबसे ज़्यादा कानून से ऊपर से भी माने जाने वाली फोर्स कहा जाता है। इसी व्यक्ति को इजराइल ने खत्म कर दिया। जनरल गुलाम अली राशिद, सेंट्रल हेडक्वार्टर का कमांडर। अमीर अली हजीजादे, एयर एंड एरोस्पेस फोर्स का कमांडर। मोहम्मद रजा गहराई अश्तियानी, डिप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ। इजराइल ने इन सब को अभी तक एलिमिनेट किया है, और बात यही नहीं रुकती। ईरान के बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी टारगेट हुए हैं। डॉक्टर तेहरची, डॉक्टर फरेदून अब्बासी, और सबसे बड़ा नाम अली शमखानी, जो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे और खामनेई के सीनियर सलाहकार भी थे, वो भी मोस्ट लाइकली एलिमिनेट कर दिए गए हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इजराइल ने बहुत बड़े पैमाने पर अटैक किया है ईरान पर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इजराइल के पास इन सबकी लोकेशन कैसे थी? ये अटैक तेहरान, तबरीज, करमानशाह, इस्फहान, अरक और नतांज जैसे शहरों में हुआ है। हर जगह एक न्यूक्लियर और मिलिट्री स्ट्रक्चर पर सीधा वार किया गया है। और अमेरिका क्या कर रहा था उस वक्त? जैसे ही हमला हुआ, अमेरिकी नेता मार्को रूबियो ने कहा कि भाई हमें तो कुछ नहीं पता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ईरान, आप बस हमारी फौजों पर हमला मत करें। अब सवाल यह है कि अगर आपको कुछ पता नहीं था तो ट्रंप पिछले 48 घंटे पहले कैसे कह रहे थे कि बड़ी लड़ाई आने वाली है? और ये देखिए, क्यों अमेरिका ने 10-15 दिन पहले से ही इराक के आसपास तैनात अमेरिकी सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया था। अमेरिका को सब कुछ पता था और उन्होंने खुद ही अपने ट्रूप्स को रीशफल करना शुरू कर दिया था। अमेरिका को सब पता है और शायद यही वजह है कि वो अभी भी पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि अब ईरान और इजराइल की लड़ाई लगभग शुरू हो चुकी है, और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी, और जब तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह ठप नहीं होता, मेरे हिसाब से तो इजराइल नहीं रुकेगा। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। एक नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज़ से जुड़ी आपके पास सारी खबरें तुरंत आती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।